आज का यह वीडियो क्लास 12 के मैथ्स का है, जिसमें आज हम इस लेक्चर में एक बार फिर से मैट्रिसेस का लेक्चर लेकर आए हैं। और मैट्रिसेस के आज के इस लेक्चर में मैं आज मैट्रिसेस के एडिशन, मैट्रिसेस के सब्ट्रैक्शन और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उन सब के बारे में इस लेक्चर में मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। साथ ही साथ इस लेक्चर में हम यहाँ पर कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चंस आपको बताएंगे। इन सारे तरह के क्वेश्चंस को आप सीखकर इस तरह के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सबों का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए शुरू करते हैं आज का एक और प्यारा सा मैट्रिक्स का नया लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैट्रिसेस के टाइप्स के बारे में आपको बताया था। अभी मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे आपने क्लास 11th में स्टडी किया होगा, इसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाएंगे यह आप आसानी से सीख पाएंगे। और शायद इस तरह के क्वेश्चंस को बाद में आपको सॉल्व करने में पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ध्यान से देखें किस तरह से हम यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर of matrices of order 2/3 with entries used 3, 5, 4, 1। यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, जो कि हर केस में ऑर्डर 2/3 का होगा, वह कितना फॉर्म किया जा सकता है, उसके कितने नंबर्स होंगे, जबकि उसके अंदर जो हम एंट्रीज यूज करेंगे उस 2/3 के मैट्रिक्स को बनाने में हर बार जो मैट्रिसेस के अंदर एंट्रीज यूज कर सकते हैं वह 3, 5, 4 और 1। तो यहाँ पर 2/3 के टोटल कितने मैट्रिक्स हम जनरेट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का यहाँ पर मतलब है। तो आपने 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परमुटेशन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो जिसमें आपने पढ़ा होगा कि एक मेन वर्क है, जैसे एक यहाँ पर मेन वर्क है, एक मेन वर्क है मतलब एक मेन काम है जिसको पूरा करने के लिए एक से अधिक छोटे छोटे वर्क करने होते हैं। जैसे अगर यह मेन वर्क को करने के लिए यहाँ पर 3 वर्क करना होता है, वर्क नंबर 1, वर्क नंबर 2 और वर्क नंबर 3। इन तीनों वर्क को हम किसी भी तरह से करें, जैसे पहले हम 1 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे, फिर 2 को करेंगे, बट जब तक यह तीनों वर्क नहीं होगा तब तक यह मेन वर्क कंप्लीट होना नहीं कहलाएगा। तो इस मेन वर्क को करने का टोटल वेज, इस मेन वर्क को करने का टोटल वेज, इस वर्क को करने में जो भी छोटे छोटे काम करने होते हैं, हर काम को करने के तरीके के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे इस काम को करने का तरीका, मतलब वर्क नंबर 1 को करने का तरीका अगर हम मान लेते हैं n है, वर्क नंबर 2 को कंप्लीट करने का तरीका अगर हम मान लेते हैं m है, और वर्क नंबर 3 को कंप्लीट करने का तरीका अगर p है, तो इस मेन वर्क को करने का टोटल वेज, इस मेन वर्क को करने का टोटल तरीका m इंटू n इंटू p, मतलब इस हर वर्क को करने के जो तरीके होते हैं, जो वेज होते हैं, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, आपने क्लास 11th में परमुटेशन वाले चैप्टर में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स के बारे में पढ़ा होगा, जो एक्चुअल में यही होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि हमें जो मैट्रिक्स बनाना है हर केस में उसकी ऑर्डर 2/3 है। तो एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का कुछ फॉर्म इस तरह से होगा। ठीक है, 2/3, 2 रो और 3 कॉलम होगा, 2 रो 3 कॉलम होगा, मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक एलिमेंट यहाँ होगा, और नीचे भी 3 एलिमेंट होंगे, और इस तरह से यह इनक्लोज्ड होंगे। ठीक है, तो हर बार जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका लुक कुछ इस तरह का होगा। अब मैट्रिक्स, इस तरह का मैट्रिक्स बनाना मेन वर्क हो गया। ठीक है, क्योंकि जब तक यह मैट्रिक्स हम नहीं बनाएंगे मेरा काम पूरा नहीं होगा।
तो इस तरह का मैट्रिक्स जब हम बनाएंगे तो यह मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का होगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म करना एक मेन वर्क हो गया, जिसे पूरा करने के लिए हमें यह 6 प्लेस में इन सारे नंबर्स को रखना होगा। ठीक है, यह 6 काम करना होगा, मतलब मेन वर्क करने के लिए हमें यहाँ पर 6 अलग अलग वर्क करने होंगे। जब तक इन 6 के 6 वर्क को हम कंप्लीट नहीं कर लेंगे, मतलब 6 बॉक्स को हम यहाँ पर कंप्लीट नहीं भर लेंगे, तो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं। यहाँ पर हम इन 4 में से कोई एक नंबर को रख सकते हैं। ठीक है, चारों को तो नहीं रख सकते हैं एक साथ, इन 4 में से किसी एक नंबर को रख सकते हैं। मतलब इस फर्स्ट वर्क को करने का टोटल तरीका कितना होगा, 4। यहाँ पर जो एंट्रीज हम रख सकते हैं, इन चारों में से किसी एक को रख सकते हैं। तो इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को फिल करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह से इस एलिमेंट, मतलब इस पोजीशन पे जो एलिमेंट हम रख सकते हैं, इन 4 में से किसी एक को रख सकते हैं। मतलब इस दूसरा काम को करने का तरीका भी कितना होगा, 4 होगा। उसी तरह से यह तीसरा प्लेस, यहाँ पर भी हम 4 में से किसी एक एंट्रीज को रख सकते हैं। तो इस वर्क को कंप्लीट करने के टोटल वेज 4 होंगे। सेम यहाँ पर भी सिर्फ 4 तरीके से हम 4 में से किसी एक नंबर से यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस एंट्रीज को भी फिल करने का तरीका 4 होगा, इसका भी 4 होगा, इसका भी 4 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैट्रिक्स जो फॉर्म होता है वह मेन वर्क हो गया, जिसे कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर 6 वर्क करने होते हैं। तो इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2/3 है, इसका टोटल नंबर्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3। ठीक है, टोटल मैट्रिक्स जो बन सकता है, जिसमें हर बार मैट्रिक्स के ऑर्डर कितने होंगे, 2/3। तो हर बार जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें जानते हैं ये 4 में से किसी एक एलिमेंट को हम हर प्लेस पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स जो कि 2/3 ऑर्डर के होंगे, इन सारे प्लेसेस को, मतलब ये सारे जो एलिमेंट हैं, इसको फिल करने के जो वेज है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो पहला काम करने का तरीका, मतलब इस एलिमेंट्स को यहाँ पर फिल करने का तरीका, इस एंट्रीज को फिल करने का तरीका 4, दूसरे का 4, तीसरा काम करने का तरीका 4, फिर 4 × 4 × 4। ठीक है, तो 4 पे पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 4 पे पावर 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो इसे आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स फॉर्म करना मेन वर्क हो गया, जो तभी कंप्लीट होना कहलाएगा जब तक हम इन 6 के 6 प्लेस को हम कंप्लीटली फिल नहीं कर देते हैं। इसमें से अगर हम मान लेते हैं इस प्लेस को फिल नहीं करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स 2/3 का फॉर्म होगा ही नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 6 वर्क करने होंगे, और हर वर्क करने का तरीका, जो मेथड है, उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो मैट्रिसेस फॉर्म हो सकते हैं, जिसमें से हर बार मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 होगा, वह इस क्वेश्चन के लिए 4⁻6 होगा। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह का क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें इस तरह का एक डायग्राम बना लेना है, कितने एंट्रीज होंगे उसके लिए हर एलिमेंट के लिए एक बॉक्स बना लेना है। अब हर बॉक्स को भरने का कितना तरीका होगा उसे यहाँ पर मेंशन कर लेना है, और फाइनल उस तरह के कितने मैट्रिक्स होंगे हर केस में, ये सारे बॉक्स में जो भी नंबर्स हैं, मतलब वो जो नंबर हर एक एंट्रीज को फिल करने के मेथड्स को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस formed in each case। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो कि फॉर्म होगा यहां पर ईच केस के लिए। पहला है ऑर्डर होना चाहिए 3/2, और एंट्रीज यूज्ड 0 1 3 0 1 3। ठीक है, तो यहां पर
टोटल कितने मैट्रिसेस हम फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें से हर बार जो मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसकी ऑर्डर 3/2 ही होनी चाहिए, और उस मैट्रिक्स के इनसाइड हम एंट्रीज यूज कर सकते हैं 0, 1 एंड 3, ठीक है, या 3 है। तो एक बार फिर से ऑर्डर 3 मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 है, तो 3 रो और 2 कॉलम, मतलब हर लाइन में 2 एलिमेंट होगा। तो हर लाइन में 2 एलिमेंट होगा, तो हर एलिमेंट्स के लिए हम एक बॉक्स यूज करेंगे, ठीक है। अब मैट्रिक्स 3/2 ऑर्डर का फॉर्म करना एक मेन वर्क हो गया, जिसे पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर 6 प्लेसेस में एलिमेंट्स को रखने होंगे। जब तक हम इन 6 के 6 प्लेसेस को इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट से फिल नहीं कर लेते हैं, हमारा एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले यह मालूम करते हैं कि इसे हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इस प्लेस के एंट्रीज को। तो 3 तरीका, तो इसको कंप्लीट करने का मतलब इस प्लेस पर एंट्रीज को तो रखने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं पॉसिबल? 3। सेम यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी हो जाएगी? 3 × 3 × 3 × 3 × 3, मतलब 3 कितना? 6, ठीक है, 3 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई करने वाले हैं कितने बार? 6 बार। तो 3 पे पावर 6, ठीक है, यह इसका आंसर होगा। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। अगर हम यहाँ पर बदल दें इस क्वेश्चन को, कुछ इस तरह से कर दें, ऑर्डर 2 एंट्रीज यूज्ड 3, 0, 1, 4। इस बार फिर से यहाँ पर टोटल कितने मैट्रिक्स फॉर्म किए जा सकते हैं, जिसमें से हर बार मैट्रिक्स जो फॉर्म होगा उसका ऑर्डर 2 होना चाहिए, और एंट्रीज के फॉर्म में हम 3, 0, 1, 4 रख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर 2 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर 2 है, मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पर इस तरह से इसके इनसाइड एलिमेंट्स दिखेंगे। तो फिर से ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स बनाना एक मेन वर्क हो गया, जिसे पूरा करने के लिए हमें ये 4 वर्क करने होंगे, मतलब ये 4 एंट्रीज हमें फिल करने होंगे। तो इस एंट्रीज को हम 4 में से किसी एक एलिमेंट को यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस एंट्रीज को सेलेक्ट करने का तरीका 4 हो जाएगा, इसका भी 4 होगा, यहाँ पर भी एंट्रीज को सिलेक्ट करने का तरीका 4 होगा, यहाँ पर भी किसी एक एंट्रीज को सिलेक्ट करते हैं। तो टोटल पॉसिबल वेज कितना होगा? 4, 4। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इस बार 4 × 4 × 4 × 4, मतलब 4 ठीक है। अब इसका वैल्यू आप आराम से लिख सकते हैं, जो आंसर आएगा इसे आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप किस तरह से बनाएंगे ये आपको याद रखना है। हर बार इस तरह का एक रफ वर्क करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, हर बॉक्स को भरने का क्या तरीका होगा वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, और ये इन सारे नंबर को हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब चूंकि हमने मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स था, फिर हमारा स्केलर मैट्रिक्स था, ठीक है। तो इन सब से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 and entries used are 0, 1, 3, 5, 4। इस बार क्वेश्चन में हमें यहाँ पर मालूम करना है कि टोटल कितने मैट्रिसेस हम फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ऑर्डर 4 होनी चाहिए, और जो एंट्रीज हम यूज कर सकते हैं वह 0, 1, 3, 5, 4। तो ऑर्डर 4 मीन्स यहाँ पर टोटल 16 एंट्रीज होंगे। तो 16 एंट्रीज होंगे मतलब कुछ इस तरह के यहाँ पर इसके फॉर्म नजर आएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह के इसके लुक्स
दिखाई देंगे इस केस में। ऑर्डर 4 का हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जानते हैं मेन डायगोनल हमारा यह है, ऑर्डर 4 है तो डायगोनल एंट्रीज हमारा यह होगा। डायगोनल मैट्रिक्स हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका मेन डायगोनल का एलिमेंट छोड़ के बाकी सब जीरो होता है। जैसे ऑर्डर 3 का एक डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम लिखेंगे तो 3 0 0 0 5 0 0 0 0, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स जब डायगोनल मैट्रिक्स होता है तो उसका मेन डायगोनल छोड़कर जो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो सब का सब जीरो होता है। तो हम देख सकते हैं अगर इस मेन डायगोनल को अगर हम छोड़ दें, मेन डायगोनल का ऐसा नहीं कि सारा एलिमेंट्स जीरो नहीं हो सकता है, मेन डायगोनल का एलिमेंट जीरो भी हो सकता है, बट डेफिनेशन में कहा गया है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल को छोड़कर जितने भी एंट्रीज हैं जो नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाते हैं, अगर वो सारे के सारे जीरोज हैं तो वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर 3 का डायगोनल मैट्रिक्स में यह 3 डायगोनल के एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि यह कुछ भी हो, बट इसके ऊपर के 3 एलिमेंट और नीचे के 3 एलिमेंट जो कि नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं यह सब जीरो होते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ऑर्डर 4 का जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसमें ये 4 डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, इसको छोड़कर बाकी सब जगह जानते हैं यहाँ पर जीरो ही होगा। तो यह तो फिक्स हो गया सारा बॉक्स। यह सारा बॉक्स फिल करने का तरीका एक, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जीरो रखा जा सकता है। तो इस वर्क को कंप्लीट करने का तरीका 1, इस वर्क को कंप्लीट करने का तरीका 1, मतलब डायगोनल के ऊपर और नीचे जितने भी बॉक्सेस हैं इसे फिल करने का तरीका कितना है, 1 है। अब यहाँ पर कुछ भी रख सकता है, तो कुछ भी रख सकता है, बट इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया गया है ये 5 एलिमेंट्स ही रख सकते हैं। तो मतलब इस बॉक्स को फिल करने का तरीका कितना होगा, 5 होगा। इस बॉक्स को फिल करने का तरीका 5 होगा, इसका भी 5 होगा और इसका भी 5 होगा, और बाकी सबका 1-1 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जो फॉर्म होंगे वो इन सारे बॉक्स को फिल करने के मेथड्स या वेज के बराबर होंगे। तो इस केस में टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस, टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस जो कि ऑर्डर 4 का होगा, इसका नंबर्स कितना होगा, 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 5 पे पावर 4, ठीक है, जो कि 625 के इक्वल्स होता है। तो इस केस में इन 5 एंट्रीज को लेकर हम टोटल डायगोनल मैट्रिक्स बना सकते हैं, टोटल 625 आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर और नीचे सारे बॉक्सेस में जीरो होंगे, ओके। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और एंट्रीज यूज्ड आर 5 6 7 8। तो इस बार इस क्वेश्चन में हमें मालूम करना है कि टोटल स्केलर मैट्रिक्स जिसमें से हर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 होगा वह टोटल कितना फॉर्म किया जा सकता है, जबकि एंट्रीज हमें यूज करना होगा सिर्फ 5 6 7 8। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं। प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में हमने डिटेल्स में डेफिनेशन बताया हुआ है। स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है सबसे पहली बात, जिसमें मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट सेम होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है। जैसे एक एग्जांपल, अगर हम एक ऑर्डर 3 का स्केलर मैट्रिक्स देखें तो मेन डायगोनल यहाँ पर सब सेम होंगे। जैसे अगर हम यहाँ 3 रख देते हैं तो 0 3 0 0 0 1। स्केलर मैट्रिक्स का खासियत होता है कि मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ 3 है तो ये सारा एलिमेंट 3 है, बट नॉन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। तो हम जानते हैं यहाँ पर मेन डायगोनल के ऊपर और नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के इनसाइड, वो सारे के सारे नॉन डायगोनल एंट्रीज कहलाते हैं। यहाँ पर मेन डायगोनल के ऊपर 3 और नीचे 3 जीरो है, इसका प्लेस तो फिक्स है, बट स्केलर मैट्रिक्स के इनसाइड जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं। अगर हमने यहाँ पर 2 लिखा होता तो रेस्ट 2 एलिमेंट्स भी यहाँ पर 2 होना हो, मतलब 2 होता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर 3, तो ऑर्डर 3 का स्केलर मैट्रिक्स का कुछ जो लुक होगा इस तरह का होगा।
ठीक है, कुछ इस तरह का लुक होगा ऑर्डर 3 का। तो यह मेन डायगोनल हो गया। बाकी यहाँ पर जानते हैं फिक्स रहता है पहले से 0। तो अब हमें जो स्केलर मैट्रिक्स फॉर्म करना है जिसका हर केस में ऑर्डर 3 होगा, लेकिन हम एंट्रीज यूज कर सकते हैं 5, 6, 7, 8। तो अगर हम यहाँ पर जानते हैं 5 रख देंगे तो यहाँ पर भी हमें 5 रखना होगा, यहाँ पर भी 5 रखने होंगे, तभी जाकर हमारा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो पाएगा। तो 5 से एक बनेगा, फिर 6 से दूसरा बनेगा, क्योंकि इन 6 प्लेस पे तो फिक्स है, इन 6 प्लेस पे कितने हैं, 0 हैं। ठीक है, तो 5 अगर हम इस बॉक्स को पूछें कितने तरीके से भरा जा सकता है, तो मात्र एक तरीके से, ऐसा नहीं कि 4। अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं तो सिर्फ एक 5 ही रख सकते हैं, दूसरा नहीं रख सकते हैं, और यहाँ पर भी वही 5 रखने होंगे। ठीक है, तो 5 से एक बनेगा, 6 से दूसरा बनेगा, 7 से तीसरा बनेगा, और 8 से चौथा बनेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप अच्छे से। यहाँ पर इस बॉक्स को फिल करने का तरीका 1, जबकि अवेलेबल एलिमेंट हमारे पास कितना है, 4 है। तो ऐसा नहीं कि हम 5 रख दें, अगली बार हम 6 रखेंगे तो यहाँ पर भी 6 रखना होगा। तो इस बॉक्स को फिल करने का तरीका कितना, 1। इस बॉक्स को फिल करने का तरीका भी 1। इस बॉक्स को भी फिल करने का तरीका 1 जब हम 5 यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह 6 से दूसरा बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ, इस केस में जो अभी तक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था वह यूज नहीं होगा। ठीक है, आपको देखना है यहाँ पर जो पॉसिबल एंट्रीज है उनकी वैल्यूज जितनी है, उनके जितने नंबर्स हैं उतना ही टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर्म होंगे। जैसे यहाँ पर टोटल जो एंट्रीज यूज कर सकते हैं हम 4 हैं, तो टोटल यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स जो बनेंगे ऑर्डर 3 के वो भी 4 ही होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्केलर मैट्रिसेस कितनी होगी, यहाँ पर 4 होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इस तरह से ही बनाना है। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स के एडिशंस इसके बारे में बता रहे हैं आपको, ध्यान से आप देखेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के एडिशन। तो इसके लिए हमें 2 मैट्रिसेस चाहिए। 2 मैट्रिसेस तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। ये सबसे पहला और आखिरी कंडीशन है कि 2 मैट्रिक्स को अगर हमें ऐड करने हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं A 3 4 5 2 1 6। ठीक है, A मैट्रिक्स है और यहाँ पर इसका ऑर्डर 2/3 है। इसमें अगर किसी मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उसका भी ऑर्डर यही 2/3 जो कि एक ऑर्डर है, इसी ऑर्डर का होना चाहिए। तो एक दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं B 3 5 6 7 8 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 मैट्रिसेस A और B दोनों के ऑर्डर सेम हैं, जो कि होने चाहिए ही। क्यों? क्योंकि इन दोनों को हमें ऐड करना है, और 2 मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहला और आखिरी कंडीशन है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पर अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। इन दोनों का करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं उसे आपस में ऐड करना है, और इस कंडीशन में जो A का ऑर्डर है, जो B का ऑर्डर है, वही इन दोनों के सम का भी ऑर्डर होगा। मतलब A का ऑर्डर 2/3 है, B का ऑर्डर 2/3 है, तो A और B के सम का ऑर्डर भी 2/3 होगा। 2/3 होगा तो मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर होगा। तो A और B के सम के इनसाइड यह एलिमेंट निकालने के लिए, जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो A + B का होगा वह इस दोनों मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है उन दोनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर एलिमेंट निकालने के लिए इस 3 को इस 3 में ऐड करके लिखना है। फिर यह एलिमेंट जो कि A + B का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 4 में दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है उसके एलिमेंट को ऐड करेंगे।
फिर उसी तरह से जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उसे ऐड करके इस मैट्रिक्स के इनसाइड उस कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे ही लिखना है। जैसे यहाँ पर का एलिमेंट निकालने के लिए इसका 5 और इसका 6 ये ऐड करना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर का एलिमेंट निकालने के लिए इसका 2 और इसका 7 ऐड करना होगा, 2 और 7। यहाँ पर का एलिमेंट निकालने के लिए इसका 1 और इसका 8 ऐड करना होगा। यहाँ पर की एलिमेंट फाइंड करने के लिए इसका 6 और इसका 2 हमें ऐड करना होगा, ठीक है। और बाद में हम इन सबको ऐड करेंगे तो 3 और 3 6, 7 2 9 होगा, 5 4 अगेन 9 होगा, 8 1 9, 6 4 10 और 8 2 10। तो इस तरह से हमें ए और बी के सम का यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रहा है और इसका ऑर्डर भी जो दोनों मैट्रिक्स जिसे हम ऐड करने जा रहे हैं उसके ऑर्डर के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर हम इसे कंडेंस्ड फॉर्म में लिखें, कंडेंस्ड फॉर्म में मतलब अगर हम इसके फॉर्मल डेफिनेशन को देखें तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इफ एक मैट्रिक्स है जिसका कंडेंस्ड फॉर्म Aij और इसका ऑर्डर है m/n, और दूसरा मैट्रिक्स है B, ठीक है, जिसका कंडेंस्ड फॉर्म कुछ इस तरह से दिया गया है और इसका भी ऑर्डर वही है जो मैट्रिक्स A का ऑर्डर है। इसका ऑर्डर m/n लिया है, इसका भी ऑर्डर हमने m/n लिया है, ठीक है। जो कि हमने आपको अभी ही बताया कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना होता है तो दोनों का सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो यहाँ पर कंडेंस्ड फॉर्म में भी हमने दिखाया है। तो देन A प्लस B निकालने के लिए इसका Aij में इसका कॉरस्पॉन्डिंग Bij ऐड करना है और इसका भी ऑर्डर m/n होगा, ठीक है। Aij मतलब इसका जो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है वही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट B का भी इसमें ऐड होगा और इसका भी ऑर्डर m+n मतलब m/n ही होगा जो A और B का ऑर्डर था, ठीक है। तो ये आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है। ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन है और ये कंडेंस्ड फॉर्म में हमने इसे लिखा है। आपको सिर्फ और सिर्फ दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए देखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मैट्रिक्स है Aij 3/2 और Aij बराबर यहाँ पर i + j + 3। एक दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका कंडेंस्ड फॉर्म दिया गया है कुछ इस तरह से 3/2 एंड Bij यहाँ पर 2i + 3j + 1। तो हमें यहाँ पर निकालना है मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का सम, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर कंडेंस्ड फॉर्म में दिए गए हैं और इनके जनरल एलिमेंट निकालने का यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है। तो सबसे पहले A हम निकालते हैं, A को उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो A 11 12 21 22 23 सॉरी यह 31 होगा और यह 32, 2 रो 3 कॉलम, सॉरी यहाँ पर 3/2 है तो 3 रो और 2 कॉलम। यह मैट्रिक्स A का हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है। अब हर एलिमेंट निकालने के लिए यहाँ पर यह फॉर्मूला है। तो A1 1 मतलब i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 1 है, तो Aij = i + j + 3 है। तो इस एलिमेंट का वैल्यू यहाँ पर 1 + 1 + 3 होगा। इस एलिमेंट का वैल्यू 1 + 2 + 3 होगा। इसका वैल्यू 2 + 1 + 3 होगा, 2 + 1 + 3 होगा। फिर इसका वैल्यू 2 + 2 + 3 होगा। इसका वैल्यू हमें 3 + 1 + 3 और इस एलिमेंट का वैल्यू 3 + 2 + 3 यह होगा। इसे ऐड कर लेते हैं 3 2 5, फिर 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6 और 3 4 7। फिर उसी तरह से यहाँ पर 3 3 6 1 7 होगा और 3 3 6 2 8 होगा। तो A की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इसी तरह से हम B का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम B के एक्सपेंडेड फॉर्म को लिखते हैं। तो B का ऑर्डर भी 3/2 है, तो यहाँ पर B 11 B 12 B 21 B 22
B31 B32, ठीक है। बट हमें Bij निकालने के लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन दिए गए हैं 2 इंटू आई प्लस 3 इंटू जे प्लस 1। तो i का वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 3j के वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 1 ऐड करना है। तो यहाँ पर इस एलिमेंट के लिए i का वैल्यू 1 है, मतलब 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1 प्लस 1। फिर यहाँ पर B12 इसका वैल्यू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 लिखेंगे। फिर B21 इसका वैल्यू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। फिर B22 इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 3 इंटू 2 प्लस 1। B31 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। और B32 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1। इस तरह से इसे लिखेंगे। अब कैलकुलेट करना है तो 3 2 5 1 6, फिर 3 2 6 2 8 1 9, 3 4 3 7 1 8 होगा, 2 2 4 और 3 2 6 6 4 10 1 11 होगा, ठीक है। फिर 3 2 6 3 9 1 10 होगा, फिर 3 2 6 और 3 2 6 6 6 12 1 13 होगा। तो हमें a और b का वैल्यू यहाँ पर मिल चुका है। अब इन दोनों को ऐड करना है, जो कि बहुत ही आसान काम है। तो a और b को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, इसे मिटाते हैं। Therefore a और b का सम, तो a और b का वैल्यू को हम यहाँ पर साइड बाय साइड लिखेंगे। तो a का वैल्यू हम देख सकते हैं 5 6 6 7 7 8, और इसके बगल में हम b के वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ पर 6 9 8 11 10 13, और चूंकि a और b दोनों के बीच यहाँ पर प्लस सिंबल दिया गया है, तो दो मैट्रिक्स के एडिशन को हम a और b दो मैट्रिक्स का नाम लिखते हैं और बीच में एडिशन के सिंबल को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, 5 6 11 होगा, बट एग्जामिनेशन में जब हमें इसे सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हमें इसे दिखाना होता है कि 5 में कौन सा एलिमेंट ऐड हो रहा है। तो 5 में 6 ऐड होगा, 6 में 9 होगा, फिर 6 में 8 होगा, 7 में 11 होगा, फिर 7 में 10 होगा, और 8 में 13। और अल्टीमेटली हमारा आंसर यहाँ पर 5 और 6 11, 9 6 15, फिर 8 6 14, 11 और 7 मिलकर 18 होगा, 10 और 7 मिलकर 17 होगा, और 8 और 13 मिलकर 21। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द मैट्रिक्स A एंड B का एडिशन, ठीक है। तो A और B का एडिशन का यह एकदम सिंपल क्वेश्चन हमने आपको बताया है, ठीक है। इसमें धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। तो सबसे पहले हम किसी मैट्रिक्स का किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, इसे समझते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नंबर। नंबर को हम जानते हैं स्केलर भी बोलते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर लिखा हुआ मिलेगा। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसी नंबर के साथ, ठीक है, नंबर या स्केलर के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं, फिर इसे डिफाइन कर देंगे। तो इसके लिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए, इसके अंदर कुछ इस तरह से एलिमेंट हैं, ठीक है। यह मैट्रिक्स है, इसके इनसाइड इस तरह से एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब इस मैट्रिक्स को हमें मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 और नंबर, ये नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 2 और मैट्रिक्स ए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 2 एंड मैट्रिक्स ए, इसका सिंबल हो जाएगा 2a। इस मैट्रिक्स को अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई कंडीशन नहीं है, मैट्रिक्स
किसी भी ऑर्डर का हो, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, उसे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी कंडीशंस यहाँ पर हमें नहीं देखना है। तो अगर किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले उसका एक सिंबल होगा। नंबर को हम पहले लिखेंगे, उसके बगल में हम मैट्रिक्स को लिखेंगे और बीच में कोई भी सिंबल नहीं देंगे। बीच में जैसे 2 और a के बीच में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, और ये अपने आप में शो करता है कि यहाँ पर यह 2 और मैट्रिक्स a के प्रोडक्ट को यह रिप्रेजेंट कर रहा है। और यह भी मैट्रिक्स होगा, यह जो रिजल्ट होगा यह भी मैट्रिक्स होगा। और यह मैट्रिक्स होगा किस ऑर्डर का? ऑर्डर a के ऑर्डर का होगा। जो a का ऑर्डर है वही यहाँ पर 2a का ऑर्डर होगा। और हमें कुछ नहीं करना है, जो a का एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 2 इंटू a, मैट्रिक्स को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स a का एवरी एलिमेंट ट्वाइस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखना है। 3 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 यह होगा, 2 इंटू -5 होगा, 2 इंटू 7 होगा, 2 इंटू -9 होगा, 2 इंटू 0 होगा, 2 इंटू 11। मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का एवरी एंट्रीज उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। यह आपको याद रखना है अब से। और अल्टीमेटली हमारा यहाँ पर आंसर होगा 6 -18 -10 14 0 22। ठीक है, यह मैट्रिक्स 2a का यहाँ पर वैल्यू हो गया। तो अब से आप याद रखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उस मैट्रिक्स के इनसाइड सारे एंट्रीज उस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें लिखना होगा। ठीक है, तो अब इसे अगर हम डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा। इफ मान लेते हैं a एक मैट्रिक्स है जिसका कंडेंस्ड फॉर्म कुछ इस तरह से दिया गया है। ठीक है, ऑर्डर m/n है और k डज नॉट इक्वल्स टू 0 ए नंबर। के फिलहाल 0 नहीं है, एक नंबर है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है या एक नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के एंड मैट्रिक्स ए, जिसका सिंबल हो जाएगा के ए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर के एंड मैट्रिक्स ए, जिसका सिंबल हो जाएगा के इंटू ए। नंबर को हमेशा आगे लिखना है, मैट्रिक्स को बाद में। बीच में कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी सिंबल नहीं लगाना है। और यह होगा कितना? जो ए आई जे इस मैट्रिक्स ए का जनरल एलिमेंट है वो सारा का सारा के टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पर के ए आई जे, और इसका ऑर्डर जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर m/n था वही होगा। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर हम आपको समझा चुके हैं। बस इस डेफिनेशन में हमको कंडेंस्ड फॉर्म में इस तरह से लिखना होता है। यह इसका डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। जब k का वैल्यू 0 होगा, k का वैल्यू -1 होगा या 1 होगा, तो किस तरह से हम मैट्रिक्स को लिखेंगे, क्या समझेंगे, वो आपको बताते हैं। ठीक है, अब जब k की वैल्यू 0 होगी तब इस तरह का प्रोडक्ट कैसा होगा, इसे समझते हैं। अगर हम मान लेते हैं k, डेफिनेशन में हमने k को 0 के इक्वल्स नहीं लिया था, तो अगर हम k 0 लेंगे तो देन a इंटू के ए। k अगर हम 0 लेते हैं तो k इंटू कोई भी मैट्रिक्स a का आंसर 0 नहीं बल्कि एक नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जब हम k 0 लेंगे रियल नंबर और a किसी भी तरह का मैट्रिक्स हो तो उस कंडीशन में k इंटू a, मतलब 0 किसी मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाइड करते हैं 0 को तो इसका आंसर यह नल मैट्रिक्स होता है। यह जानते हैं O है, 0 नहीं है बल्कि O। ठीक है, नल मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स होता है, इसे आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल, नल मैट्रिक्स जैसे हम जानते हैं, यहाँ पर नल मैट्रिक्स को O से रिप्रेजेंट करते हैं 0 0 0। ये नल मैट्रिक्स नहीं, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं A 5 - 11 0 7। ठीक है, देयरफॉर 0 इंटू ए। 0 इंटू ए हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सारा एंट्रीज उस नंबर से मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए को हमने 0 से मल्टीप्लाइड किया है, तो इसके इनसाइड का सारा एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई होगा।
और 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अल्टीमेटली 0 हो जाता है। तो यहाँ पर यह 0 होगा, यह भी 0 होगा, यह भी 0 होगा, यह भी 0 होगा। जिस मैट्रिक्स में सारे एंट्री 0 होते हैं उसे नल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसलिए किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना है वह नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब कुछ और स्पेशल केसेस हैं। जैसे अगर हम k की वैल्यू -1 लेते हैं, k की वैल्यू -1 लेते हैं तो k इंटू ए, जिसे -1 इंटू ए लिख सकते हैं। k को हमने रिप्लेस कर दिया है -1 से, तो k इंटू ए मतलब -1 इंटू ए, जिसे -a लिखा जाता है। ठीक है, -1 इंटू ए को -a लिखा जाता है और यह कहलाता है कॉल्ड नेगेटिव और एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। ओरिजिनल मैट्रिक्स कौन है? ए। -a मैट्रिक्स ए का निगेटिव या एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। ठीक है, और इस कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना है। किसी मैट्रिक्स को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके इनसाइड का सारा एंट्रीज -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी नंबर का वैल्यूज सिर्फ साइन से चेंज होते हैं। मतलब ए के इनसाइड जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सिर्फ हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं -3 8 11 2 -1 5 0 6 7। ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए की वैल्यू दी गई है। अब -1 इंटू ए, जिसे हम जानते हैं सिर्फ -a लिख सकते हैं। -a लिख सकते नहीं बल्कि लिखा ही जाता है। -a का मतलब हुआ वो मैट्रिक्स ए को -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके अंदर का सारा एलिमेंट्स का हमें सिर्फ साइन चेंज करना है, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ वैल्यूज के साइन चेंज होंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होंगे। तो -3 था, अब क्या हो जाएगा +3, +8 -8 होगा, +11 था, अब -11 होगा, यहाँ पर -2 होगा, 1 होगा, -5 होगा, और यह 0 का कुछ भी साइन नहीं होता है, 6 होगा, और यह -7। ठीक है, तो इस तरह से यह -a, जिसे मैट्रिक्स ए का निगेटिव या एडिटिव इन्वर्स कहा जाता है, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। ए, अभी हमने आपको बताया है कि दो मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम होते हैं तभी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, मतलब दोनों का एडिशन हम फाइंड कर सकते हैं या दोनों का एडिशन एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह से जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे तभी हम उनके डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं या किसी एक में दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कब? जब दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। तो यहाँ पर A 3 2 5 2 1 6, और अगर हम मान लेते हैं B 4 -1 6 3 -5 -4, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दोनों के ऑर्डर सेम हैं। तो यहाँ पर A प्लस माइनस B, A प्लस माइनस B, तो हम यहाँ जानते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो A प्लस माइनस B मतलब A में B के निगेटिव को हम ऐड कर रहे हैं, इसका वही मतलब हो गया कि A में B को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर यह दो मैट्रिक्स के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो दो मैट्रिक्स का डिफरेंस या एक मैट्रिक्स में दूसरे का सब्ट्रैक्शन का एक्चुअल मीनिंग दो मैट्रिक्स का एडिशन ही होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पर A में B को माइनस करने से क्या मीनिंग निकलता है कि A में हम B के निगेटिव को ऐड करने जा रहे हैं। यहाँ पर यह कहलाएगा डिफरेंस ऑफ A एंड B। डिफरेंस ऑफ A एंड B मतलब A माइनस B को यहाँ पर मतलब A माइनस B इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया और इसका एक्चुअल मीनिंग होता है A में B के निगेटिव को ऐड करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके वैल्यू को निकालते हैं। देयरफॉर A माइनस B, A माइनस B
सबसे पहले इन दोनों के वैल्यू को हम साइड बाय साइड लिखेंगे। 3 2 5 2 1 6, उसके बाद माइनस है 4 -1 6 3 -5 -4। बट जब हम दो मैट्रिक्स का यहाँ पर एक्चुअल में साइड बाय साइड लेकर डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमें जो एडिशन में हमने किया था कि इसका करस्पॉन्डिंग प्लेस का एलिमेंट में दूसरे के करस्पॉन्डिंग प्लेस का एलिमेंट को ऐड किया था एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में हम इसमें इसका करस्पॉन्डिंग ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करके लिखेंगे, ठीक है। जबकि हम जानते हैं यहाँ पर ए में बी का एलिमेंट नहीं बल्कि माइनस बी का एलिमेंट को ऐड करना है, तो माइनस बी का एलिमेंट अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो बीच में साइन प्लस करना होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ -4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, लेकिन हम यहाँ पर यह बी का वैल्यू लिखे हैं और यहाँ पर पहले ए का वैल्यू लिखे हैं और बीच में साइन माइनस था तो माइनस ही हमने लिखा है। अब ए माइनस बी में जो एलिमेंट होगा उसे निकालने के लिए, इस एलिमेंट को निकालने के लिए जो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ए का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेंगे, इसमें माइनस कर देंगे बी का करस्पॉन्डिंग प्लेस का एलिमेंट। बी का करस्पॉन्डिंग प्लेस का एलिमेंट बोले तो बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो कि यहाँ पर 4 है। फिर हम यहाँ पर इस एलिमेंट को फाइंड करने के लिए जो कि ए माइनस बी का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, इसमें हम ए का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट लेंगे और इसमें माइनस कर देंगे बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब इसमें -1। फिर उसी तरह से यहाँ पर 5 में -6 करेंगे, 2 में -3 करेंगे, 1 में -5 करेंगे और फिर 6 में -4 करेंगे, 6 में -4 और यह हमें वैल्यू देगा 3 -4, जानते हैं -1 होगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, फिर 5 -6 यहाँ पर -1 होगा, 2 -3 अगेन -1 होगा, 1 माइनस माइनस प्लस मतलब यहाँ पर 1 + 5 6 हो जाएगा और 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 4 10, ठीक है। तो यह ए और बी का डिफरेंस का आंसर होता है, ठीक है। मैं अब यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो आप इन सारे प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज आगे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करने होंगे। इसे मैट्रिक्स का अलजेब्रा कहा जाता है। बेसिकली हम जो चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो एक्चुअली मैट्रिक्स के अलजेब्रा के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैट्रिक्स के एडिशन के जो भी प्रॉपर्टीज होते हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला और बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं ए बी एंड सी। यहां पर ए बी एंड सी 3 मैट्रिक्स हैं, तीनों के ऑर्डर सेम हैं और 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। यहां पर 3 मैट्रिसेस जो कि सेम ऑर्डर के हमने लिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 मैट्रिक्स को एट ए टाइम ऐड करने के लिए दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर इन तीनों मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर सेम रखना था, क्योंकि यहाँ पर हम इन मैट्रिक्स के एडिशन के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, बहुत ही कॉमन प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स ए प्लस बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी प्लस ए। मतलब 2 मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, रिजल्ट पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसे मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसे मैट्रिक्स का एडिशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं ए हमारे पास 2 7 9 3 2 1, ठीक है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ए है और बी भी हम इसी ऑर्डर के मैट्रिक्स को यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं 3 - 1 6 0 5 4।
तो दो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिया है, ए एंड बी, दोनों के ऑर्डर सेम है, ताकि हमें इन दोनों को ऐड करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ पर ए एंड बी का सम, तो इसमें यहाँ पर ऑर्डर में मतलब क्रम में पहला मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स ए है, और ये आप नंबर की तरह इसे कभी भी नहीं सोचें। जैसे नंबर में हम अगर 2 + 3 निकालते हैं और गलती से हम 3 + 2 निकाल देते हैं तो आंसर सेम होता है। तो नंबर का अलजेब्रा अलग होता है और मैट्रिक्स का अपना अलजेब्रा होता है। क्योंकि मैट्रिक्स एक्चुअल में हम दो अरेंजमेंट को ऐड करने जा रहे हैं, तो दो अरेंजमेंट को ऐड करना फिर उसका अलजेब्रा, ये नंबर के अलजेब्रा से टोटली डिफरेंट होंगे। इसलिए यहाँ पर यह मैट्रिक्स का अपना अलजेब्रा है जिसे मैट्रिक्स अलजेब्रा कहा जाता है। तो यहाँ पर ए और बी का सम, मतलब पहले हम ए का एलिमेंट और करस्पॉन्डिंग बी का एलिमेंट को ऐड करेंगे। जो यहाँ पर 2 + 3 होगा सबसे पहले, फिर 7 में -1 ऐड करेंगे, फिर 9 में 6, फिर 3 में 0, 2 में 5 ऐड करेंगे और फिर 1 में 4। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर 3 2 5, 7 -1 6 होगा, 9 6 15, 3 होगा, फिर यहाँ पर यह 2 है, 5 2 7 होगा और 4 1 5। फिर B एंड A, इसका एडिशन निकालते हैं। ठीक है, B + A, तो B + A में इस बार जो ऑर्डर है, पहले B आया है बाद में A आया है, तो इस बार हम यहाँ पर सबसे पहले B के एलिमेंट को लेंगे और उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स A के ऐड करेंगे। तो 3 में यहाँ पर 2 ऐड करने होंगे, 3 + 2, फिर -1 में 7, 6 में 9, फिर 0 में 3, 5 में 2 और 4 में 1। ऑफ कोर्स यहाँ पर 3 2 5 होगा, 7 -1 6 हो जाएगा, 9 6 15 होगा, 3 होगा, 7 होगा और 5। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह है a + b का वैल्यू है और यह b + a का वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, इस एग्जांपल से हमने इसको शो किया है। इसके जनरल प्रूफ को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं आसानी से। जनरल प्रूफ के लिए अगर हम, हालांकि ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक एग्जांपल्स यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आगे हम इस तरह के एग्जांपल को हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स A, जिसका कंडेंस्ड फॉर्म कुछ इस तरह से है, m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स B जिसका जनरल एलिमेंट Bij है और इसका भी ऑर्डर m/n है। तो हम जानते हैं A एंड B, इसमें सबसे पहले A का एलिमेंट Aij प्लस B का एलिमेंट Bij और इसका ऑर्डर m/n होगा। अब यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर Aij प्लस Bij, तो Aij चूंकि मैट्रिक्स A का एलिमेंट है तो यहाँ पे सिंबल में पहले A को लिखा गया है, और Bij मैट्रिक्स B का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है और यह यहाँ पर Aij के बाद लिखा गया है, और यहाँ पर भी मैट्रिक्स A के बाद मैट्रिक्स B लिखा गया है। बट दो नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, यह दोनों दो नंबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं Bij प्लस Aij, और ऑर्डर तो m/n ही होगा। बट अगर हम इस स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड देखें तो अब हमें Bij ऑर्डर में पहले लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और Aij ऑर्डर में दूसरा बार मतलब बाद में दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो इस चीज़ को अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हमें B को पहले लिखना होगा। तो यहाँ पर अब इसे B प्लस A लिखना होगा, तो A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A। यह मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन को वेरीफाई करता है। ठीक है, यह जनरल प्रूफ कह सकते हैं इसे, लेकिन बट इसकी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी भी हम सिर्फ लिखेंगे, आपको याद रखना है, इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं देंगे, आप खुद से एग्जाम्पल लेकर इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, या आपको बुक में एग्जाम्पल दिए जाएंगे क्वेश्चन के तौर पे, उसे वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो हम जब क्वेश्चन आपको बताएंगे तो वहां पर ही इसके वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है A प्लस B, मतलब दो मैट्रिक्स के एडिशन में अगर तीसरा मैट्रिक्स ऐड करते हैं,
या पहला मैट्रिक्स में बाद वाले दो मैट्रिक्स के एडिशन को ऐड करते हैं, ए एंड बी के एडिशन में अगर सी ऐड करते हैं, या बी एंड सी का एडिशन को अगर हम ए में ऐड करते हैं, रिजल्ट सेम होता है और इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसका? एडिशन का, या मैट्रिक्स का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाता है। ठीक है। तीसरा, किसी भी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव, किसी भी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स अगर ऐड करते हैं, जानते हैं माइनस ए मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स कहलाता है, तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसी ऑर्डर का या किसी भी मैट्रिक्स में उसी का एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं, या किसी भी मैट्रिक्स में उसी का नेगेटिव ऐड करते हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे तो यह प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो कहने का मतलब किसी भी मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं, इसका मीनिंग हुआ कि उस मैट्रिक्स में हम उसी मैट्रिक्स को माइनस करने जा रहे हैं, और आंसर होगा यहाँ पर नल मैट्रिक्स। यहाँ पर यह जीरो नहीं है बल्कि नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम उसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू नल मैट्रिक्स के इक्वल होगा। दिस इज नॉट ए नंबर जीरो, इट इज द सिंबल ऑफ नल मैट्रिक्स एंड इट इज कैपिटल लेटर ओ। ओके। फोर्थ नंबर, किसी भी मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर का अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर का, चूंकि ऐड होने के लिए दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो अगर किसी मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं या किसी मैट्रिक्स में उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आंसर पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब मैट्रिक्स ए ही इसका आंसर होगा। ठीक है। ए प्लस ओ या ए माइनस ओ ए कहलाता है। ठीक है। इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं, इसे आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब किसी भी मैट्रिक्स में कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करते हैं ताकि उसके आइडेंटिटी पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब वह जो था वही है। हम देख सकते हैं ए में ओ ऐड करेंगे या ए में ओ माइनस करेंगे, ए ही मतलब आता है, ए अपने आप को मेंटेन करके रख पाता है, तो इसे आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाता है। किसको? ओ को। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। के प्लस एम टाइम्स ए, के और एम नंबर्स हैं, के और एम नंबर्स या स्केलर्स हैं, तो के प्लस एम टाइम्स मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, तो अगर इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर के टाइम्स मैट्रिक्स ए, बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, और एम टाइम्स मैट्रिक्स ए, और अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमें माइनस देना होगा। ठीक है। उसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है के टाइम्स ए प्लस बी, के टाइम्स ए प्लस बी, यहाँ पर के नंबर है और ए और बी मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो अगर ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं तो के टाइम्स ए प्लस के टाइम्स बी होगा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस का साइन होगा। ठीक है। नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना है। एक और प्रॉपर्टी है के टाइम्स एम ए, के और एम नंबर है और ए मैट्रिक्स है, तो के टाइम्स के इंटू एम टाइम्स मैट्रिक्स ए, इसे एम को हम बाहर कर सकते हैं और के टाइम्स मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं, या इन दोनों कांस्टेंट को हम बाहर कर सकते हैं, एम के को बाहर कर सकते हैं इंटू मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या है? के और एम, के एंड एम आर नंबर्स, आपको याद रखना है। के और एम नंबर्स या कांस्टेंट हैं या स्केलर हैं, तो ये सब मैट्रिक्स के एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, आपको हमने बताया है। इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इसमें एक या इससे अधिक प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। ठीक है। कभी कभी एक से अधिक प्रॉपर्टी यूज करने पड़ते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहां पर एक क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 3 7 9 -2 1 5, और मैट्रिक्स बी की वैल्यू है
8 -2 1 0 4 3। ठीक है, दो मैट्रिक्स ए और बी दोनों ही सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो हमें वैल्यू निकालनी है इन सब की। सबसे पहले वैल्यू निकालना है हमें 2a + 3b की। ठीक है, 2a + 3b यह मैट्रिक्स है। पहला मैट्रिक्स a 2 से मल्टीप्लाई किया गया है और दूसरा मैट्रिक्स b 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें रिजल्ट में ऐड किया गया है। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो 2 टाइम्स इसका आंसर निकाल लेते हैं। 2 टाइम्स मैट्रिक्स A + 3 टाइम्स मैट्रिक्स B। जैसा कि हम जानते हैं 2 टाइम्स मैट्रिक्स A, इसका मतलब मैट्रिक्स A के एवरी एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन सारे एलिमेंट्स को हमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पर यह पहला मैट्रिक्स 2A के वैल्यू को रिप्रेजेंट यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर 6 होगा, फिर 14 होगा, 18 होगा, -4 2 एंड 10। फिर बीच में प्लस का साइन है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस लिखा है। फिर मैट्रिक्स B 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब हम यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स B के एवरी एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 8 अब 24 होगा, -2 6 होगा, 3 होगा, 0 × 3 0 ही होगा, फिर 4 × 3 12 होगा और 3 3 9। अब इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। तो ऐसे तो हम 6 + 24 लिखते हैं यहाँ पर, चलिए लिखते ही हैं। 6 में कौन ऐड होगा? 24। फिर 14 में -6, 18 में 3 होगा, 18 में 3 होगा, फिर -4 में 0 होगा, 2 में 12 होगा और 10 में 9 होगा। 24 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा? 30। 14 - 6 8, 18 + 3 21, -4 + 0 -4, 12 + 2 12 + 2 कितना होगा? 14 और 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19। यह मैट्रिक्स 2A + 3B का वैल्यू हमारे सामने है। ठीक है, इसी में एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर मालूम करना चाहें 4 टाइम्स B - 5 टाइम्स A। 4 टाइम्स मैट्रिक्स B - 5 टाइम्स मैट्रिक्स A। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 टाइम्स मैट्रिक्स B का वैल्यू लिखेंगे। तो मैट्रिक्स B को 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि इसके एवरी एलिमेंट को 4 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 8 के जगह पे अब हम 32 लिखेंगे, -2 के जगह पे 8 लिखेंगे, 1 के प्लेस पे 4, 0 के प्लेस पे 0 होगा, 4 के प्लेस पे 16 होगा और 3 के प्लेस पे 12 होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर माइनस साइन लगाना है। ठीक है, माइनस साइन लगा देंगे। तो अब माइनस साइन को ढकते हैं। तो A के वैल्यू को, मतलब मैट्रिक्स A को 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब जो दूसरा मैट्रिक्स होगा यहाँ पर, उसमें A के सारे एलिमेंट्स को हमें 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। तो यहाँ पर 3 है, अब हमें 15 लिखना होगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 होगा, 9 को 45, -10, फिर 1 को 5 लिखेंगे और 5 को 25 लिखेंगे। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना होगा। तो 32 में माइनस करेंगे 15 को, 32 - 15, फिर -8 में -35, फिर 4 में -45, 0 में -10, 16 में -5, 12 में 25। 32 में 15 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 17, -8 -35 मिलकर -43, 4 -55 मिलकर कितना हो जाएगा? -41, 0 माइनस यहाँ पर 10, 16 में से 5 कितना हो जाएगा? 11, और 12 - 25 -30। यह इसका आंसर होगा। ठीक है, यह 2A मतलब 4B - 5A इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पर दिया गया है x इंटू मैट्रिक्स
जिसमें 2 और 3 एलिमेंट है, प्लस y इंटू यह मैट्रिक्स इक्वल्स टू यह मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है, 10 और 5 एंट्रीज हैं। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x और y नंबर है, तो यहाँ पर इस x और मैट्रिक्स के बीच यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर यह मैट्रिक्स इस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इस x को इनसाइड भेजेंगे तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे x से, ठीक है। और सेम चीज़ यहाँ पर इस मैट्रिक्स के इनसाइड y सारे एंट्री से मल्टीप्लाई होंगे, तो -1 इंटू वाई माइनस वाई और 1 इंटू वाई, वाई इक्वल्स टू 10 एंड 5। अब दोनों मैट्रिक्स हमें यहाँ पर ऐड करने हैं। चूंकि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तो आसानी से ऐड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 2x और प्लस माइनस वाई मिलकर माइनस वाई होगा, फिर 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, और यह 10 एंड 5 इसके इक्वल हो गए। अब हमने आपको बताया है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज इक्वल होंगे, मतलब यहाँ पर 2x माइनस वाई 10 के बराबर होगा, ठीक है। देयरफॉर 2x माइनस वाई यह 10 के बराबर होगा। इसे हम एक इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। फिर 3x प्लस वाई यह 5 के इक्वल्स होगा, ठीक है। 3x प्लस वाई यह 5 के इक्वल्स होगा। इसे इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। फिर इन दोनों इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। हम देख सकते हैं इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो y यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 1 प्लस 2, 2x माइनस वाई 10 है और 3x प्लस वाई 5 है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यह माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3x प्लस 2x मिलकर 5x होगा, ठीक है। और यहाँ पर 10 5 मिलकर 15, तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब इस x का वैल्यू को हम रख देते हैं 2 में, ठीक है। पुट इन 2 में रखेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना आया है, 3 आया है, प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से y का वैल्यू यहाँ पर 5 और 3 3 9 दूसरी ओर भेजेंगे तो -9 मतलब -4, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 और y का वैल्यू -4 होगा इस क्वेश्चन के लिए, ओके। फिर से हमारे सामने यह क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है 2 टाइम्स दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर इस 2 को इनसाइड भेजेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर रिजल्ट होगा 2 इंटू एक्स, 2x, यहाँ पे 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, 2 इंटू 7 14 और 2 इंटू वाई माइनस 3 मतलब यहाँ पे 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2। और यह किसके इक्वल्स होगा, यह हो जाएगा 7 6 15 24 के बराबर, ठीक है। फिर इन दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 2x में 3 ऐड करने से 2x प्लस 3 मिलेगा। फिर 10 में ऐड करेंगे -4। अब हम इसे डायरेक्ट ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 में ऐड करना होगा -4, रिजल्ट कितना होगा 6, ठीक है। फिर 14 में ऐड करेंगे 1 तो यह 15 हो जाएगा और 2y माइनस 6 में 2 ऐड करेंगे तो यह 2y माइनस 4 के इक्वल्स होगा। और ये मैट्रिक्स फिर यहाँ पर 7 6 15 24 के इक्वल्स होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 15 से मैच कर चुका है, 6 6 से मैच कर चुका है, तो 2x प्लस 3 7 के बराबर होगा। तो देयरफॉर 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल्स टू, सबसे पहले 7 में 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 4 और फिर 2 इंटू है उस तरफ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा 2। तो x का वैल्यू 2 आया है। फिर दूसरा इक्वेशन हमें 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 24 मिलेगा। तो इससे हमें y का वैल्यू -4 उस तरफ भेजेंगे तो 28 होगा और बाद में 2 को उस तरफ भेजेंगे तो बाय 2 हो जाएगा तो 14। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 14 आया है। तो देयरफॉर हम यहाँ पर x प्लस वाई, x का वैल्यू कितना 2 आया है और y का वैल्यू 14 आया है। तो 2 प्लस 14 मीन्स 16 होगा। तो x प्लस वाई का आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए 16 होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर दिया गया है मैट्रिक्स A 3 -2 4
4 -1 0 0 1 2। वैल्यू निकालना है हमें ट्वाइस a प्लस 3i3 माइनस 2i2। ठीक है, हमें वैल्यू निकालना है ट्वाइस a 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि आई जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और यहाँ पर ये दोनों ऑर्डर 3 का है, तो 3 टाइम्स i3 या माइनस 2 टाइम्स i3। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स i3 एक्चुअल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का होगा। जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिक्स के टाइप के अंडर यह पढ़ाया है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख लें, जिसमें मैट्रिक्स के टाइप्स के अंडर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर के हों तो उसका सिंबल क्या होता है, उसका क्या एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ये सब बताया है। तो यहाँ पर i3 यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। जानते हैं यह एक स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसका मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट 1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले 2a के सारे एलिमेंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखते हैं। तो 3 2 जा 6 होगा, माइनस 2 इंटू 2 4 होगा, 4 2 जा 8 होगा, फिर 4 2 जा 8 होगा, माइनस 1 इंटू 2 2 होगा, 0 ही रह जाएगा, या 0 0 ही रह जाएगा, 1 2 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू i3 हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये 3 एलिमेंट सिर्फ 3 होंगे, बाकी सब 0 ही यहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर 3 0 0 0 3 0 0 0 3, फिर माइनस है, फिर i3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हम जानते हैं यह मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट 2 हो जाएगा यहाँ पर, और बाकी सारे एलिमेंट्स जो नॉन डायगोनल हैं वह 0 होंगे। तो अब इसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे और अगले स्टेप में हम जो आंसर होगा उसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों के एलिमेंट को ऐड करना है, मतलब इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, और उस एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस तीसरा मैट्रिक्स के एलिमेंट को माइनस करना है। तो 6 में 3 को ऐड करेंगे, माइनस 2, फिर माइनस 4 में 0 को ऐड करेंगे और माइनस 0, फिर 8 में 0 को ऐड करेंगे, माइनस 0 है, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक ना, ऐसे ही कोई भी अगर इस तरह के 3 मैट्रिक्स आएंगे तो आप एक ही बार में इस तरह से करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर 8 में 0 ऐड करेंगे, फिर माइनस 0, फिर माइनस 2 में 3 ऐड करेंगे और माइनस 2, फिर इस 0 में इस 0 को ऐड करेंगे, माइनस इस 0 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 माइनस 0, फिर 2 में 0 ऐड करेंगे, माइनस 0, फिर इस 4 में 3 ऐड करेंगे, 4 में 3 ऐड करेंगे, माइनस 2। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने की बारी है। तो 6 3 9 माइनस 2, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पे माइनस 4 प्लस 0 माइनस 0, अल्टीमेटली यह माइनस 4 होगा, फिर 8 प्लस 0 माइनस 0, तो यह भी अल्टीमेटली 8 होगा, फिर 8 प्लस 0 माइनस 0, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू भी 8 होगी, फिर यहाँ पे माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 होगा, यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा, फिर यह भी 0 होगा और यह 2 होगा, 0 2, और यहाँ पर 4 3 7 माइनस 2 5। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हमारे सामने यह क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है यह इस तरह से, यहाँ पर एक मैट्रिक्स के सिंबल के अंदर 3 नंबर लिखे गए हैं और आगे DIG लिखा गया है, मतलब यह डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सिंबल यूज किया जाता है। कभी कभी डायगोनल मैट्रिक्स को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें इसके मेन डायगोनल के 3 एलिमेंट यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब मेन डायगोनल में अगर 3 एलिमेंट हैं तो इस कंडीशन में यह डायगोनल मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का होगा, और दूसरा मैट्रिक्स भी, यह भी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल के 3 एलिमेंट्स यहाँ पर शो किए गए हैं। तो हमें यहाँ पर 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए प्लस 3 टाइम्स मैट्रिक्स बी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए के वैल्यू को लिखते हैं, ए के वैल्यू को यहाँ पर मेन डायगोनल में 3, ठीक है, 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 7 यह दिखाई देगा,
और बी के वैल्यू को भी हम लिखते हैं, यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, -1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 4। अब हमें यहाँ पर ए और बी का कंप्लीट एक्सपेंडेड फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर 2a + 3b मैट्रिक्स 2a + 3b, ठीक है, इसकी वैल्यू को लिखते हैं। तो a हमारे सामने है और तो 2a लिखना बहुत ही आसान है। यहाँ पर 6 0 0 0 -10 0 0 0 14, ठीक है। और 3 टाइम्स मैट्रिक्स b, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीनों डायगोनल का एलिमेंट थ्राइस हो जाएगा, जो यहाँ पर -3 0 0 0 6 0 0 0 12। अब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो 6 + -3 मिलकर 3 होगा, फिर यह दोनों 0 होगा, फिर यहाँ पर 0 होगा, -10 + 6 मिलकर -4 होगा, 0 0 0 और 14 + 12 26। यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, यह क्वेश्चन फिर से हमारे सामने है जिसमें मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया गया है, मैट्रिक्स बी का वैल्यू दिया गया है और यहाँ पर यह दिया गया है कि ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस थ्राइस ऑफ एक अननोन मैट्रिक्स एक्स इक्वल्स टू 5 टाइम्स मैट्रिक्स बी है। तो हमें यहाँ पर इस अननोन मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से यहाँ पर हम कुछ निकाल लेते हैं। सिंस ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए थ्राइस ऑफ मैट्रिक्स ए, इसकी वैल्यू 5 टाइम्स मैट्रिक्स बी है। अब इस ट्वाइस ऑफ मैट्रिक्स ए को अगर हम दूसरी ओर भेजते हैं तो इधर हमें थ्राइस मैट्रिक्स ए 5 टाइम्स मैट्रिक्स बी माइनस ट्वाइस मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स बी एंड 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर बी के वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 - 2, अब 10 - 10 होगा, फिर 4 और 2 मिलकर यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 20 एंड 10, और यहाँ पर फिर -25 5। फिर a का सारा एलिमेंट 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 अब 16 होगा, 0 तो 0 ही रहेगा, फिर 4 और -2 यहाँ पर 8 और -4 दिखाई देगा, ठीक है। 3 और 6 यहाँ पर 6 और 12 दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर माइनस करते हैं, 10 - 16 -6 होगा, -10 - 0 -10 ही रहेगा, 20 - 8 यह 12 हो जाएगा, और 10 - -4 तो 10 - -4 मतलब 10 - -4 14 हो जाएगा, फिर -25 - 6 -31 होगा, ठीक है। और 5 - 12 -7 इसकी वैल्यू होगी। और यह जो हमारा आंसर है यह किस मैट्रिक्स का है, यह 3 टाइम्स मैट्रिक्स एक्स का है। अब हम इस साइड 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड भी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें यहाँ पर x का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं 1/3 टाइम्स 3 × x इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स यह मैट्रिक्स जो हमें दिखाई दे रहा है, जो मिला है अभी इस स्टेज में, -6 -10 12 14 -31 -7। तो हमें यहाँ पर यह मतलब इसको यहाँ पर इंटू है तो यह 3 और यह 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देयरफॉर हमें x का वैल्यू हम इस तरह से आंसर को लिख सकते हैं आसानी से। 1/3 को हम बाहर छोड़कर इस मैट्रिक्स के साथ इंटू इस फॉर्म में आंसर को लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम 1/3 को अंदर भेजते हैं। तो -6 × 1/3 यह मिलकर कितना हो जाएगा -2, फिर 1/3 × -10 तो यह -10/3 होगा, फिर 12 × 1/3 जो कि 4 हो जाएगा, और 14 × 1/3 यह 14/3 ही होगा, फिर -31 × 1/3 तो यह -31/3 ही होगा, और 1/3 × -7 जो कि -7/3, ठीक है। तो इस तरह से यह अननोन मैट्रिक्स x के वैल्यू यहाँ पर हमें ऑब्टेंड हो चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x प्लस 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स y, इसकी वैल्यू यहाँ पर यह मैट्रिक्स है, और फिर से 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स x प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स y जिसका वैल्यू यह मैट्रिक्स है। तो हमें इस अननोन मैट्रिक्स x एंड y के वैल्यू फाइंड करने हैं।
तो इसे हम जिस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते थे इन 2 वेरिएबल्स अपने 10th या उसके बिलो के क्लासेस में, उसी तरह एज्यूम करके हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बट थोड़ी सी यहाँ पर हमें मैट्रिक्स के अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स वाई, जो यहाँ पर दिया गया है 2 3 4 0, इसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो आपको याद रखना है यह एक मैट्रिक्स इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे LHS में मैट्रिक्स है, RHS में मैट्रिक्स है, तो इक्वेशन के दोनों साइड यहाँ पर मैट्रिक्स इन्वॉल्व है। इस तरह के इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन कहा जाता है। तो यह मैट्रिक्स इक्वेशन 1 हमने एज्यूम कर लिया है। दूसरा मैट्रिक्स इक्वेशन यहाँ पर 3x प्लस 2y, 2 -2 -1 5 दिया गया है। अब जिस तरह से हम वेरिएबल को, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते थे, वही सोचकर हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 6y हो जाएगा, और इक्वेशन 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब यहाँ पर 6y हो जाएगा। और अगर हम फिर एक इक्वेशन में दूसरे को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर 3y और मतलब 6y और 6y ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम इस काम को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। फ्रॉम 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, माइनस इसमें 2 × 3 करना है। तो यह 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 2x अब 4x हो जाएगा, और 3y 6y, और इस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट ट्वाइस हो जाएगा, तो यह 4 6 8 0। फिर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होने पर यह 9x होगा, और 2y × 3 6y होगा, और इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पर थ्राइस हो जाएंगे, तो 2 × 3 6, फिर -6 और -3 और 15। अब इसे माइनस करना है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो 4x - 9x यह कितना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा -5x, और प्लस 6y या माइनस मैट्रिक्स 6y, यह दोनों आपको कैंसिल नहीं कराना है, बल्कि यह नल मैट्रिक्स होगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर हमने पहले मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था, मैट्रिक्स ए में अगर उसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स 6y में अगर हम 6y को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाना है, तो यह तो बहुत ईजी है, ठीक है। इसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर -5x + o, ठीक है। चूँकि यहाँ पर हो सकता है आपको स्क्रीन में नहीं नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर हम 4x - 9x -5x + o = इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 - 6 कितना होगा, -2, फिर 6 - -6 या 12 हो जाएगा, फिर 4 - -3 या 7 होगा, और 6 - 15, ठीक है। 6 - 15 कितना हो जाएगा, -9। अब किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आज प्रॉपर्टी पढ़ा है कि ए में अगर o ऐड करेंगे तो a ही होगा, तो -5x में अगर o ऐड करेंगे तो -5x, -2 12 7 -9। अब यह 5 मतलब -5 इस ओर जाएगा तो यहाँ पे -1/5 होगा, तो x का मतलब -1/5 टाइम्स -2 12 7 -9। अब इस -1/5 को हम मैट्रिक्स के अंदर भेजेंगे तो सारा एलिमेंट्स -1/5 टाइम्स होगा, तो यह -2 × -1/5 मिलकर 2/5, फिर 12 × -1/5 मतलब -12/5, फिर -7/5 और 9/5। मैट्रिक्स x का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब इस मैट्रिक्स x के वैल्यू को हम यहाँ पर किसी में रख देते हैं तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसका वैल्यू 2 में रखते हैं, पुट इन 2 में रखते हैं, इसको हम मिटाते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 में रखते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर y के वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2y कितना हो जाएगा, 2 - 2 -1 5, और यह 3x को अगर हम दूसरी ओर भेजेंगे तो यहाँ पे -3x, 2 - 1 -2 5। अब यहाँ पर x का वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, तो अब फिर से अब यहाँ पर
2/5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 6/5 होगा। फिर -12/5 अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -36/5 होगा। -7/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21/5 होगा। और 9/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/5 होगा। ठीक है, अब इसके एलिमेंट में इसके एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करने का काम हम यहाँ पर करते हैं। तो x तो हमारा आ ही चुका है। तो अभी हमारा यह किसका वैल्यू चल रहा है, 2y का, 2y 2 - 6/5। चलिए लिखते हैं 2 - 6/5। ठीक है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन एलसीएम लेना पड़ता है इसलिए आपके सामने लिखेंगे। फिर -2 माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 36/5। फिर -1 माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 21/5। फिर 5 - 27/5, 5 - 27/5। y = 2 को अगर हम दूसरी ओर भेजेंगे तो 1/2। अब यहाँ पे 5 एलसीएम होगा तो 5 × 2 = 10 - 6 मतलब 4/5। फिर 5 × 2 = 10 मतलब -10 और +36 मतलब -10 + 36 मिलकर 26/5 होगा। फिर -5 + 21, ठीक है, तो 16/5 होगा। फिर 5 × 5 = 25 - 27 मतलब -2/5 होगा। ठीक है, अब इस 1/2 को अगर हम अंदर भेजते हैं तो यह 1/2 × 4/5 तो यह कैंसिल कर देगा 4 को, 2/5। फिर 1/2 × 26/5 कितना हो जाएगा, 13/5 होगा कि नहीं होगा। फिर 1/2 × 16/5 यह 8/5 हो जाएगा। ठीक है, 8/5। और फिर 1/2 × -2/5 यह -1/5 होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर y का और यहाँ पर x का वैल्यू मिल चुका है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड के एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो यह बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, बस आपको इसमें थोड़ा सा पेशेंस रख के धीरे धीरे सारे वर्क को करना है। आप सारे स्टेप्स को आराम से करें, इसमें 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा और आपका यह क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज के सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने आज मैट्रिक्स के इस लेक्चर में बताया है आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस लेक्चर में आपको बताए हैं आप उन सारे क्वेश्चंस को भी अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार इन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर बनाएं। तो अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स को देखते हैं और इसे आप अच्छी तरह से समझ पाते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे जितने भी लेक्चर्स को आप देखते हैं उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जो भी नए लेक्चर्स हमारे इस चैनल पर आएंगे आपको इसके इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएंगे। और क्वेश्चंस के लिए अब हम अपने इस चैनल पर PYQ का वीडियोस लाने जा रहे हैं। तो इस PYQ के वीडियो के अंदर जो भी लेक्चर्स, जिस टॉपिक के लेक्चर्स अब तक आप पढ़ चुके हैं, इस PYQ के अंदर आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अभी से इस PYQ के लेक्चर्स को देखते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम में 90+ मार्क्स आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।